तो आगे पर जिसको भी दिल्ली में चुनाव लड़ना है, इसको दिल्ली के एक कैरेक्टर को समझना चाहिए। मान्यवर, मैं जब पंचायत का चुनाव लड़ता हूं और पार्लियामेंट के अधिकारों की मांग करता हूं, तो संवैधानिक रूप से पूरे नहीं हो सकते। हम जब चुनाव लड़ते हैं, दिल्ली के एमएलए का या चीफ मिनिस्टर की दावेदारी करते हैं, तब हमको मालूम होना चाहिए कि यूनियन टेरिटरी से, और सपना तो मुझे कोई भी आ सकता है, मगर चुनाव में जो लड़ता हूं इसके हिसाब से भी हो सकता, स्वप्न पूरे हो सकते हैं। और अगर देश का प्रधानमंत्री बनना है तो संसद का चुनाव लड़ना पड़ता है, दिल्ली के एमएलए का चुनाव से नहीं लड़ना पड़ता है। आप यहाँ पर ऐसा भाषण करेंगे कि आज दिल्ली की बारी है, कल उड़ीसा की है, आज दिल्ली की बारी है, कल आंध्र प्रदेश की है, आज दिल्ली की बारी है, कल फलाने राज्य की है। कोई संसद सदस्य ऐसी बातें सुन के अपना मत नहीं बदलेगा। राघव जी, आप जरा भी चिंता मत करिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ सकते हैं, सभी लोग पढ़ सकते हैं, सभी लोग समझते हैं और सभी लोग चीज़ों को जानते भी हैं। सभी लोग जानते हैं कि इस प्रकार के बदलाव किसी राज्य में नहीं हो सकते, यूटी में ही हो सकते। 91 से 2015 तक ऊपर नीचे कई बार एक दल की सरकार आई, कई बार विपक्ष की सरकार आई। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ यहां बताना चाहता हूं कि इस बिल से जो ट्रांसफर पोस्टिंग के सेवाओं के काम के लिए जो अधिकार का वर्णन किया गया है, ये सारे अधिकार प्रैक्टिस में यहीं पर वो ही चलते थे। 91 से लेकर 2015 तक मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री रहे, फिर साहिब सिंह वर्मा बने, फिर थोड़े समय के लिए स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी बनी, फिर थोड़े शीला दीक्षित जी बनी, मगर किसी से केंद्र सरकार से झगड़ा नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ, क्योंकि सब लोग विकास करना चाहते थे, सब पावर लेना नहीं चाहते थे। मान्यवर, उस वक्त कई बार कांग्रेस की सरकार थी और हमारी सरकार ऊपर रही, कई बार हमारी सरकार नीचे थी, ऊपर कांग्रेस की सरकार रही। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए कभी झगड़ा नहीं हुआ। उस वक्त यही व्यवस्था से निर्णय होते थे और किसी मुख्यमंत्री को कोई तकलीफ नहीं थी। मगर 2015 में एक आंदोलन के आधार पर बनी हुई सरकार है, और फिर जो बताया कई सदस्यों ने कि केंद्र सरकार पावर हाथ में लेना चाहती है, भैया केंद्र सरकार को पावर हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। 130 करोड़ की जनता की कृपा से हमें पावर भारत की जनता ने ही दे दिया। ये अधिकार हमें भारत की जनता ने दिया और कई राज्यों में, पूर्ण राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है। कोई पावर लेने की जरूरत नहीं है। एक बिल हम लाए हैं पावर केंद्र में लाने के लिए नहीं, केंद्र ने दिए हुए पावर पर दिल्ली यूटी की सरकार अतिक्रमण करती है, इसको वैधानिक रूप से रोकने के लिए ये बिल लेकर कौन लाए? आज जो राजनीतिक जरूरियात के कारण आप पार्टी की गोदी में बैठी है, वो कांग्रेस पार्टी ये संविधान संशोधन लेकर आई। ये हम लेकर नहीं आए हैं। अगर दिल्ली के अधिकारों का किसी ने हनन किया है, दिल्ली की असेंबली का किसी ने हनन किया अधिकारों का, तो माननीय अध्यक्ष जी, इनको करने में तकलीफ नहीं और सुनने में क्यों तकलीफ होती है? करते हैं तो सुनना पड़ेगा। Would you please raise your point of order? Point of order पे रहूंगा। Our rule says unparliamentary word cannot be used in this house. We have the book of list और उसी लिस्ट के हिसाब से किसी पार्टी किसी के साथ जाने पे उसकी गोदी में बैठी है, ये वर्ड अनपार्लियामेंट्री है। कल हम भी बोलेंगे। आप I have heard your point of order. I reject the point of order. Take your seat. सर, और मैं आपको बताता हूं भाई, हम संविधान में बदलाव इमरजेंसी डालने के लिए नहीं लाए हैं। हम संविधान में बदलाव उस वक्त की तत्कालीन राष्ट्रपति की सदस्यता जो चली गई थी, इसको पुनर्जीवित करने के लिए नहीं लाए हैं। और इमरजेंसी डालकर
लाखों लाखों डेमोक्रेटिक कार्यकर्ताओं को जेल में अरे खड़गे जी सुनिए, मैं धैर्यपूर्वक सुना हूं। कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप क्या बात करते हो लोकतंत्र की? मान्यवर, मैं थोड़ी जल्दबाजी में प्रधानमंत्री की जगह राष्ट्रपति बोल गया, इसलिए मैं थोड़ा फिर से रिपीट करना चाहता हूं। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री की सदस्यता बचाने के लिए हम ये बिल नहीं लेकर आए। ये बिल संविधान की भावनाओं को संभालने के लिए हम लेकर आए। और मान्यवर, इमरजेंसी डाली गई, हम तो बहुत छोटे थे उस वक्त। ये बिल पर ही है, ये बिल पर ही है भैया। डिस्कस मान्यवर, ऐसा है कि जब ये लोग बिल पर चर्चा कर रहे थे, मुझे डेमोक्रेसी समझा रहे थे, तो मैं उनको डेमोक्रेसी समझा रहा हूं कि डेमोक्रेसी क्या है। उन्होंने पूछा कि भाई अध्यादेश आप लाए थे, तो एक बहुत सुंदर क्रोनोलॉजी देश के मतदाताओं को गुमराह करने के लिए। माननीय अध्यक्ष जी, इसका जवाब मुझे देना ही पड़ेगा, फिर से उनकी भावनाएं उद्वेलित होगी, मगर मुझे देना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा 11 मई को फैसला आया और 17 मई को ऑर्डिनेंस लाया गया और 19 मई को एससी को सुप्रीम कोर्ट को छुट्टी पर जाना था, तब ऑर्डिनेंस को घोषित किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसका तो पूरा क्यों करना पड़ा, इसका मुझे जस्टिफिकेशन देना चाहिए, क्योंकि विरोध भी 2 दर्ज हुए इसी विषय पर। परंतु मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, और एक मुद्दे कौन खड़े कर रहे हैं जिनका पूरा जीवन सुप्रीम कोर्ट में वकीलात करते करते गया। उनको ये भी मालूम नहीं है कि वैकेशन बेंच होती है, वैकेशन बेंच होती है, और वैकेशन के अंदर भी अगर उचित लगे तो मुख्य न्यायाधीश महोदय खंडपीठ भी बना सकते हैं, संवैधानिक खंडपीठ भी बना सकते हैं और स्थगन आदेश दे सकते हैं। वैकेशन के बाद क्या हुआ, ऑर्डिनेंस आ गया, वैकेशन के बाद चैलेंज किया, चैलेंज कर स्थगन आदेश मांगा, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया, आज भी नहीं है। मैं तो बिल लेकर आया हूं। अब ये क्रोनोलॉजी का क्या मतलब है बताइए? मगर यहां चर्चा कर एक भ्रांति खड़ी करना कि हमारे अधिकारों को लेने के लिए लालायित थे। भैया, अधिकारों को लेने के लिए लालायित नहीं थे, हम दिल्ली की जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए लाए। मान्यवर, अब मेरे पास भी एक क्रोनोलॉजी है, जरा उसको धैर्य से सुनना चाहिए। मान्यवर, 11/5/23 को ये अध्यादेश आया और ये फैसला आया। फैसला लगभग 3-4 बजे के आसपास घोषित हुआ। उसके बाद में 5:30 बजे फैसला क्या था मान्यवर? फैसला तो ये था कि संवैधानिक खंडपीठ ने एक फाइंडिंग दिया है, ये रेगुलर बेंच के सामने जाएगा, रेगुलर बेंच हियरिंग करेगी और बाद में इस पर आदेश पारित करेगी, तब जाकर फैसला लागू होगा। फैसला तो अभी लागू भी नहीं हुआ है। मगर जल्दबाजी किसको कहते हैं मैं बताता हूं श्रीमान राघव चड्ढा जी। जल्दबाजी इसको कहते हैं कि अभी आदेश तो पारित भी नहीं हुआ था, एक नीति विषयक फैसला लिया जो 2 जजों की खंडपीठ ने सुनकर उस पर आदेश पारित किया जाना था, इसके बाद इंप्लीमेंटेशन होना था। 11/5 को शाम को 5:30 बजे एक नोट सर्कुलेट कर दिया गया कि आज 5:30 बजे तक पात्र अधिकारियों की सूची के साथ जो इस पद पर तैनात हो सके, सचिव सेवाओं के मतलब सेक्रेटरी सर्विस के लिए एक नोट प्रस्तुत किया गया। ट्रांसफर करना भी चालू कर दिया। बोले अभी तो खंडपीठ 2 जजों की खंडपीठ का जजमेंट भी नहीं आया और ट्रांसफर करना चालू किया। सोशल मीडिया में घोषणा कर दी, अभी तो एप्लीकेशन मंगाई, नोट मंगाया है। सोशल मीडिया पर कह दिया श्री आशिक माधवराव मोरे को बदल दिया गया। कैसे बदलोगे भाई, कैसे बदलोगे मान्यवर? और इसके आगे मैं जाना चाहता हूं। इसके बाद सतर्कता विभाग विजिलेंस के मिनिस्टर ने
सहायक निर्देशकों को आदेश दे दिया कि विशेष सचिव सतर्कता को रिपोर्ट न करिए, उनको डायरेक्ट रिपोर्ट करिए। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन मुझे समझाते थे, मैं उनको समझाना चाहता हूँ, डायरेक्ट जॉइंट डायरेक्टर लेवल का ऑफिसर सीधा मंत्री को रिपोर्ट करे, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? कैसे हो सकता है? ये एडमिनिस्ट्रेशन है क्या? किसके साथ में खड़े रहे हो? जवाब देना पड़ा दिल्ली की जनता को भाई। मान्यवर, इसके बाद सतर्कता विभाग के मंत्री जी ने आदेश दे दिया 13 तारीख को कि मैन्युअल के पैरा 2.22 के उल्लंघन किया, जिसमें विजिलेंस सेटअप के कार्यबल सीवीओ के परामर्श से संगठन के प्रमुख संगठन में प्रभावी सतर्कता प्रबंधन के लिए कार्यबल तैनात करने के निर्देश बनाने के लिए सूचना कर दी। अब मुझे ये समझ नहीं आता है, अभी तो संवैधानिक खंडपीठ को आदेश भेजा है, इंटरप्रिटेशन भेजा है, इस पर खंडपीठ ने 2 जजों की खंडपीठ ने सुनवाई करनी है और फिर जजमेंट देना है। यहाँ पूरा इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। मगर विश्व में कोई भी, विज्ञान का नियम है, कोई भी चीज अकारण नहीं होती। ये विजिलेंस विभाग को ही क्यों टारगेट बनाया गया? ट्रांसपोर्ट को नहीं बनाया गया, सफाई को नहीं बनाया गया, जल बोर्ड को नहीं बनाया गया, जल विभाग को नहीं बनाया गया, मान्यवर रोड एंड बिल्डिंग को नहीं बनाया गया, सोशल वेलफेयर को नहीं बनाया। ये सारे शासन के साथ जुड़े हुए भी नहीं है क्या? ये किसी में जल्दी नहीं हुई, सिर्फ विजिलेंस में हुई। अब मैं इस कारण बताना चाहता हूं कि सदन में विजिलेंस में क्यों जल्दी हुई। मान्यवर, इसके अंदर आबकारी घोटाले की, शराब घोटाले की फाइल विजिलेंस में पड़ी थी। इसलिए मान्यवर आधी रात को विजिलेंस डिपार्टमेंट खोलकर फाइलों की हेराफेरी करने की फरियाद दिल्ली पुलिस को मिली है। मान्यवर केशव राव जी कहते थे, हम तो ना इनके साथ है, ना उनके साथ है, ना आपसे जुड़ाव है, ना उनसे जुड़ा है। बीआरएस वालों का भी इस शराब घोटाले के साथ आप पार्टी के साथ जुड़ाव है, इसीलिए आप वहां बैठे हो। मान्यवर, एक फाइल थी आबकारी घोटाले वाली, एक यहाँ पर शीश महल बना है मान्यवर, बहुत बड़ा शीश महल। हमने When we speak, you stop us. शीश महल is allowed to नहीं, एक मिनट मान्यवर, शीश महल में असंसदीय क्या है? अभी मैं आगे तो बोला ही नहीं। What is your objection? मान्यवर, मैं कहता हूं शीश महल में क्या असंसदीय है, चर्चा करें जरा खड़े होकर। वैसे ही व्यवधान करने के लिए खड़े हो जाते हैं, जरा समझाइए। अध्यक्ष जी, यही जिसको निशाना बनाया गया, वही विजिलेंस की ऑफिस में मुख्यमंत्री के नए बंगले पर खर्च हुए अवैध खर्चे के लिए और आवंटित की गई राशि से 6 गुना ज्यादा खर्चे के लिए जांच की फाइल भी उसी के अंदर थी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि अपनी पार्टी के, सरकार के नहीं, अपनी पार्टी के प्रचार के लिए दिल्ली सरकार का जो खर्च हुआ है, वो खर्च दिल्ली सरकार से नहीं, आप पार्टी से वसूल कर दिल्ली सरकार के खजाने में डाला जाए 90 करोड़ रुपए। इसकी जांच भी यही विजिलेंस डिपार्टमेंट ने की। मान्यवर, इन्होंने दिल्ली सरकार के पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, इसका मतलब पुलिस नहीं है, इसलिए वहां इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट नहीं हो सकता है, मगर उन्होंने एक फीडबैक यूनिट बनाया और फीडबैक यूनिट से राजनीतिक जानकारियां इकट्ठा करना शुरू करी। मान्यवर, इसके खिलाफ भी एक जांच चली और ये जांच की फाइल भी विजिलेंस डिपार्टमेंट ने दी। मान्यवर, BSES और BYPL ये 2 वीज वितरण कंपनियां हैं जिनका 21,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार को बकाया है।
देना है, फिर भी 2000 करोड़ का उनको पेमेंट कर दिया गया। इसकी भी जांच चल रही है। वो जांच की फाइल भी इसी विजिलेंस डिपार्टमेंट में थी मान्यवर। और ये आधी रात को जो कागज इधर उधर कोड़ने का प्रयास किया गया वो ही इमरजेंसी थी। चिदम्बरम साहब को शायद मालूम नहीं था, इसलिए पूछते थे कि क्या इमरजेंसी थी, तो भाई ये इमरजेंसी थी, इमरजेंसी ये थी। और मान्यवर अगर ये न करते तो सारे घोटालों की फाइलों को गुम करने का एक नया घोटाला रजिस्टर करना पड़ा और इसलिए इमीडिएटली ऑर्डिनेंस लाना पड़ा जो संविधान सम्मत है। संविधान में ऑर्डिनेंस की व्याख्या और अधिकार ऐसे स्थितियों के लिए ही दिए गए हैं और सबको मालूम है जब ऑर्डिनेंस लेकर आते हो तो 6 माह के अंदर या सबसे पहले सदन के अंदर, जो सदन जब मिलेगा तब सदन के सामने रखना पड़ता है। तो आज मैं लेकर आया हूं। अब इसमें गैर संवैधानिक क्या है भाई बताओ तो? इतनी सारी 5 घंटे से चिल्लाट चिल्लाट करते हैं, इसमें गैर संवैधानिक क्या है? क्या प्रीपेड? नहीं, एक सेकंड। मान्यवर खड़गे साहब की बात सही है। चिल्लाना शब्द निकाल दीजिए। बार बार रिपीटेशन के साथ इसको आप दोहरा रहे हो, इसलिए मैं बता रहा हूं बस। खड़गे साहब की बात सही है सर। मान्यवर अब ये विधानसभा के अधिकारों की बात करते हैं। हम सब ये सम्मानीय सदन के सदस्य हैं। सदन जब राष्ट्रपति महोदय आहूत करती है, बाद में इसका सत्रावसान होता है। ये संविधान की एक बनाई हुई सदन को चलाने की कार्यरीति है। इस पूरे देश में एक ही असेंबली है जिसका सत्रावसान ही नहीं हुआ ना, सत्रादान होता ही नहीं। स्पीकर साहब सदन को मुलतवी करते हैं और फिर जब बोलाना है, राजनीतिक भाषण करना है, तब सदन को बुलाकर 3 घंटे चलाकर फिर से बंद कर देते हैं। दिल्ली असेंबली ऐसी है जिसका आज तक सत्रावसान ही नहीं हुआ है मान्यवर। आप मुझे बताइए ऐसे चल सकता है? माननीय अध्यक्ष जी, विधानसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस 1997 के नियम 70 में विधानसभा अध्यक्ष को सदन को स्थगित करने का अधिकार दिया है। ये अधिकार इस तरह से देश के किसी भी असेंबली के स्पीकर ने नहीं उपयोग किया है। मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। अगर उचित है तो कांग्रेस पार्टी ने जरूर इसका समर्थन करना चाहिए कि भाई विधानसभा को या संसदों को स्थगन कर ही चलाना, कभी सत्रावसान नहीं करना, वो सेशन में ही रहेंगे। अब सेशन में ही रहेंगे तो कानून कैसे बनाओगे? आप कैबिनेट बुला ही नहीं सकते। इसलिए क्या स्थिति है समझिए साहब। 2020 में सत्र की संख्या कितनी हुई दिल्ली के? 1 बजट सत्र। 2021 में कितनी? 1 बजट सत्र। 2022 में कितनी बार सदन बुलाया गया है? 1 बार बजट सत्र। 2023 में कितनी बार सदन बुलाया गया? 1 बार बजट सत्र। उसके अलावा असेंबली की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा मान्यवर असेंबली की जरूरत ही नहीं है। ये किस तरह से असेंबली चला रहे हैं मान्यवर? कैबिनेट के अधिकारी की दुहाई दे रहे हैं। 2022 में 6 कैबिनेट बैठक सिर्फ हुई है, 1 साल में सिर्फ 6। इसमें से 3 बजट रिलेटेड है और 3 एक बिजली कंपनी को सहायता करने के लिए बुलाई गई, बाकी एक भी कैबिनेट नहीं बुलाई। मान्यवर 2023 में सिर्फ 2 ही कैबिनेट बुलाई गई और दोनों बजट के कामकाज के लिए बुलाई। अब आप क्या भैया कैबिनेट का दुहाई देते हो, क्या अधिकार का दुहाई देते हो? ना कैबिनेट मिलती है, ना सदन मिलता है और हमें डेमोक्रेसी पढ़ाते हो भाई। ऐसा कभी नहीं होता भाई। एक बहुत बड़ी चर्चा चली कि मंत्रियों के अधिकार अफसरों को दे दिए गए। कैबिनेट के अंदर अफसर कैबिनेट
भेजेंगे। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो 2 सरकारों में रहा हूँ, गुजरात सरकार में रहा हूँ और अभी मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार में काम रखा। कभी मैंने एज अ मिनिस्टर कैबिनेट नोट साइन नहीं किया, फाइल साइन की है, मगर कैबिनेट नोट तो सेक्रेटरी ही भेजते हैं। शायद आप लोगों के राज्य में मंत्री की सिग्नेचर से जाती है तो मुझे मालूम नहीं है। अगर कोई ऐसा दूसरा राज्य है तो भी बताना चाहिए सदन को। माननीय अध्यक्ष जी, मैं खंडवार जवाब देना नहीं चाहता, इतना ही कहना चाहता हूं कि 45A 45(1) को जो उद्धृत कर सब लोग बोल रहे थे, इसमें मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इसमें दिए गए सारे प्रावधान ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1993 में पहले से मौजूद है, 93 से है, जो कांग्रेस पार्टी लेकर आई है। हम कुछ नया नहीं लाए, मगर वो रूल्स को मानते नहीं थे, इसलिए रूल्स को एक्ट का हिस्सा बनाया गया है। 93 से रूल्स के हिसाब से दिल्ली चलती है, फुल स्टॉप कॉमा का फर्क नहीं है साहब इसमें। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1993 जो है, जो कांग्रेस पार्टी ने बनाए थे, उसको ही हम एक्ट में आमेज किए हैं और इसलिए करने पड़े हैं कि एक ऐसी सरकार चुनकर आई जो रूल्स को मानती नहीं है, इसलिए एक्ट में डालना पड़ा। मान्यवर, ये सारे अधिकार जो है, अधिकारों का बंटवारा है, कार्य विभाजन है और कार्य पद्धति है, ये सारी की सारी कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। अगर कांग्रेस पार्टी में अंतरात्मा है तो इस बिल का समर्थन करना चाहिए। मैं तो आपकी चीज को लेकर खड़ा हूं, मगर ये नहीं करेंगे, मगर ये नहीं करेंगे, मुझे मालूम है मान्यवर, क्योंकि उनको गठबंधन बचाना है, उनको गठबंधन बचाना है। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आप पार्टी का जन्म ही कांग्रेस का विरोध कर हुआ। लगभग 3 टन जितनी गाली कांग्रेस की सरकार को बोले और बोलकर सरकार में आए, और आज अनधिकृत अधिकार प्राप्त करने के लिए कांग्रेस का समर्थन ले रहे हैं। और कांग्रेस वालों को भी ठीक है, चलो हमारा गठबंधन बने। भाई, मैं बताना चाहता हूं खड़गे साहब, जैसे ही आज शाम को ये बिल खत्म हुआ, पारित हुआ, केजरीवाल जी पलट जाएंगे, ठेंगा दिखाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। तो उनका लक्ष्य हम नहीं है, उनका लक्ष्य हम नहीं है, कांग्रेस पार्टी है। जरा इनका चुनावी इतिहास देखिए, उनका लक्ष्य आप हो, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, ये सारे लोग सिद्धांतों की मुझे दुहाई दे रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी आज एक मंच पर है, किस सिद्धांत के तहत है, जरा बताइए तो मुझे, किस सिद्धांत के तहत है? पूरा जीवन एक तृणमूल कांग्रेस पार्टी का जन्म ही कम्युनिस्टों का विरोध करते हुए हुआ है। कांग्रेस पार्टी से वो इसलिए अलग हुए, कांग्रेस पार्टी से इसलिए अलग हुए कि नरसिम्हा राव जी ने कम्युनिस्ट पार्टी से हाथ मिला लिए और आज सत्ता प्राप्त करने के लिए वो इनके साथ बैठे। एक कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी केरल में तो यूडीएफ एलडीएफ कर एक दूसरे की जान लेने पर आमादा है और वहां इलू कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये जनता दल, ये जेडीएस, माननीय अध्यक्ष जी, जेडीएस, ये नीतीश कुमार जी है, जेडीयू ये नीतीश कुमार जी है, जिनकी राजनीति चारा घोटाले का विरोध कर हुई। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह जी कहते थे, मैं पान का बनवारी बन जाऊंगा मगर कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा, लालू के साथ नहीं जाऊंगा। मान्यवर, ये साथ में आ गए। साथ में क्यों आए? ये साथ में क्यों आए हैं? ये साथ में इसलिए आए हैं कि उनको भरोसा है कि अकेले कुछ हो नहीं सकता, इकट्ठा हो जाओ तो कुछ तो कर पाएंगे। मगर मैं आज बताना चाहता हूं मान्यवर, और 5-10 लोगों को जोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला है। 24 मई में फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। देखिए, जरा मुझे 2 मिनट चांस दीजिए बस। देखिए, शाह साहब
उन्होंने ऑर्डिनेंस पे बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऑर्डिनेंस को छोड़ के वो हमारे इमरजेंसी से लेकर और अब तक जो आगे 2024 में, अरे भाई तो भाई चुप, मेरा एक ही निवेदन है कि शाह साहब अच्छे भाषा में बोलते हैं, हिंदी में अच्छा, जैसा अंग्रेजी में हार्वर्ड को उन्होंने बोले कि अच्छे शब्दों में, ऐसा वैसा ही वो भी हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से व्याकरणबद्ध हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन को वो संदेश दे रहे हैं यहाँ से कि हम जीतेंगे। माननीय खड़गे जी, और अपोजिशन का पूरा, माननीय खड़गे जी, अपोजिशन के टीका टिप्पणी कर रहे हैं। आप अपने विषय पे बोलिए। माननीय खड़गे जी, आप डिबेट में करीब पूरे समय रहे हैं, और डिबेट में आप करीब पूरे समय रहे हैं, पर कुछ समय आप नहीं थे। मैं आपको कह सकता हूं कि आप रिकॉर्ड को देखिए, सभी सदस्यगण ने अपने भाषणों के अंदर जो आयाम अपनाया है उसका रिस्पॉन्स है। ये नहीं, ये संजय राउत जी ने कहा कि मोदी जी विदेश जाते हैं तो उनका सम्मान होता है, कोई उनका ऑटोग्राफ मांगता है, कोई उनको झुककर नमन करता है, कोई उनसे अपॉइंटमेंट मांगता है, कोई मोदी द बॉस कहता है। वो सम्मान मोदी जी का नहीं है, देश का सम्मान। मैं यही कहना चाहता हूं, हमारे मन में कोई मुगलता नहीं है कि नरेंद्र मोदी व्यक्ति का सम्मान है, ये नरेंद्र मोदी नाम के देश के प्रधानमंत्री का सम्मान। मगर इतने सारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री को सम्मान देते हैं, इससे देखकर आप भी जरा देना चालू करो तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। मान्यवर, कम्युनिस्ट पार्टी के 2 सदस्यों ने मेरी पार्टी का उल्लेख देकर कहा कि मेरी पार्टी का आजादी के आंदोलन में कोई इतिहास नहीं है, हिस्सा नहीं। सुनिए, मगर मैं उनके एक व्यवहारिक जनरल नॉलेज पर क्वेश्चन उठाना चाहता हूं कि जो व्यक्ति का, मतलब इंस्टीट्यूशन के नाते कहता हूं, जो पार्टी का जन्म ही 1950 में हुआ हो, वो आजादी के आंदोलन में कैसे हिस्सा ले सकते हैं भैया? हमारी पार्टी का जन्म ही 1950 में हुआ, हम कैसे आजादी का आंदोलन लड़ेंगे? मान्यवर, मगर कई ऐसे हमारे फाउंडर मेंबर थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर कई सारे। आज बंगाल अगर भारत में है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण है, और अगर आज कश्मीर भारत में है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण। और मान्यवर, ये कह रहे थे ये नागपुर से इशारा आता है, नागपुर से। ठीक है भाई, चलो 1 सेकंड के लिए मेरी बात मान लो, नागपुर से इशारा आता है, आपकी बात को मैं मान लेता हूं, मगर नागपुर तो भारत का हिस्सा है, रसिया या चीन नहीं है। आपकी पार्टी तो रसिया और चीन से इशारा लेती थी। मान्यवर, ये मुझे क्या कह रहे हैं? कम्युनिस्ट पार्टी बात कर रही है देशभक्ति की, कम्युनिस्ट पार्टी देशभक्ति की बात कर रही है। मान्यवर, इनको ये ठीक नहीं लगता। मान्यवर चिदम्बरम साहब ने कहा कि दिल्ली के लिए भी बीजेपी का अधिकार नहीं, दिल्ली में बीजेपी की 2 बार सरकार नहीं हुई। तो भाई अगर यही सिद्धांत है तो आपको तो बोलने का ही अधिकार नहीं है। आपके तो ना संसद सदस्य है, ना धारासभा में कोई सदस्य है। हमारे कम से कम 7 संसद सदस्य भारतीय जनता पार्टी के। और यही थियरी को माने तो विपक्ष के नेता ने ढेर सारे राज्यों के लिए वो बोल ही नहीं पाए। यूपी के लिए नहीं बोल पाएंगे, बिहार के लिए नहीं बोल पाएंगे, बंगाल के लिए नहीं बोल पाएंगे, ओडिशा में नहीं बोल पाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में। ये सदन का हर सदस्य देश के झर्रे झर्रे के लिए चप्पे बोल सकते।
किस तरह से देश के गृह मंत्री को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। मान्यवर, मैं सदन का सदस्य हूं तो भी देश के किसी भी हिस्से के लिए चिंता करने का मेरा अधिकार है और संविधान दत्त अधिकार। मान्यवर, किस प्रकार की बात इतने सीनियर व्यक्ति करते हैं। मान्यवर, मणिपुर के लिए भी मैंने सदन से पहले ही आपको पत्र लिखा है कि मणिपुर के लिए चर्चा के लिए मैं तैयार हूं। आज भी कहता हूं, अभी 11 तारीख बाकी है, हमें कुछ छिपाना नहीं है। छुपाना आपको है जो चर्चा होने नहीं देते हो, आपको छुपाना है। और मैं कहता हूं मान्यवर, 11 तारीख को चर्चा खड़गे जी कह दे, मैं कहता हूं इसी तरह से सुन नहीं पाएंगे मान्यवर, नहीं सुन पाएंगे। और इसीलिए मणिपुर पर चर्चा करने के लिए तैयार। मान्यवर, उनको मालूम है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी समय तय करती है। मैं अभी देश की जनता के सामने कहता हूं, 11 तारीख को, एक सेकंड, सुन लिया, बैठिए। मान्यवर, मैं सदन के सामने स्पष्टता करना चाहता हूं। ये चर्चा वो 267 के तहत चाहते हैं। एक सेकंड, बैठ जाओ। 267 के तहत चाहते हैं, जिसमें मतदान का प्रावधान है। मान्यवर, ये प्रावधान क्यों बना है? जब कोई सरकार बजट के तुरंत बाद अल्पमत में आ जाए और कोई बिल ही न लाए, तो राज्यसभा में अविश्वास की दरखास्त का कोई प्रोविजन नहीं है, तो राज्यसभा में वोटिंग के साथ चर्चा हो, इसलिए रूल्स लाया गया है। यहाँ तो हम हर रोज बिल लेकर आते हैं, भाई गिरा दो बिल, बहुमत है, ये बिल गिरा दो, लो ये बिल ही गिरा दो, ये बिल गिरा दो। मान्यवर, मुझे बताइए, देश की जनता देख रही है, क्या हासिल है वोटिंग से? क्या हासिल है? सवाल आप मणिपुर की स्थिति, मणिपुर की चिंता और सरकार ने उठाए गए कदम पर चर्चा करने चाहते हैं, या वोटिंग से शो ऑफ स्ट्रेंथ करना चाहते हैं? और वोटिंग से शो ऑफ स्ट्रेंथ करनी है तो भी हम डरते नहीं है, इसी बिल में कर लीजिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी। मान्यवर, 11 तारीख को चर्चा के लिए खड़गे साहब हाँ बोल दे, मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार।